Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। So don't forget to like, share and subscribe. In the previous lecture, we have completed till section number 50. जो प्रीवियस लेक्चर था उसको जाके देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। टू कंटिन्यू दिस लेक्चर, टू वॉच दिस लेक्चर, आपको पहले समझना होगा 36 से लेकर सेक्शन नंबर 50 सीपीसी में क्या दिया गया है, कौन सा टाइटल सेक्शन है एंड कौन सा इन डेप्थ आपको देखना चाहिए, ट्रांसफरी क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है, आप वो जाके देखिए। And then come to this lecture to continue from section number 51 to 74। आज हम अपना पूरा एग्जीक्यूशन का जो सेक्शंस दे रखे हैं सीपीसी के अंदर वो फिनिश कर देंगे। By this lecture we will be going to finish till section number 74। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे आएंगे वो ऑर्डर के आएंगे, ऑर्डर 21 के स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्शंस आप जब पढ़ लेते हैं तो ऑर्डर समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एज यू ऑल नो कि जो ऑर्डर 21 है वो कितना बड़ा है, 106 रूल्स हैं उसमें टोटल। सो आई थिंक कि इट विल बी बेटर फॉर यू गाइज कि अभी हमने जो सेक्शंस पढ़े हैं उसको हम अप्लाई करें, एप्लीकेशन कैसे होता है कोर्ट में, वो चीज़ इन डेप्थ समझने के लिए ऑर्डर 21 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 51 से। 51 बात करता है पावर्स ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को एनफोर्स कराने के लिए यहाँ पर जो निष्पादन करवा रहा है कोर्ट, तो उसके पास, कोर्ट जो करवा रहा है, कोर्ट के पास क्या शक्तियां हैं। तो पहला तो है, मतलब 5 तरीके की कुल मिला के शक्तियां कोर्ट के पास है निष्पादन कराने की। तो 5 तरीके की शक्तियां स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पर? पहला है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डिलीवर कराना। किसको? जिसके फेवर में डिग्री पारित हुई है उसको प्रॉपर्टी की डिलीवरी करवाना, पोजेशन की डिलीवरी करवाना। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है। दूसरा अटैचमेंट एंड सेल करना, ठीक है। कोर्ट जो है वो जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच प्लस सेल जो है वो कर सकती है, या फिर बिना अटैचमेंट के भी सेल कर सकती है जहां पर परमिसेबल हो। तीसरा अरेस्ट एंड डिटेंशन कर सकती है उस जजमेंट डेटर का, ठीक है, सेक्शन 58 के तहत। और फोर्थ है कि अपॉइंट कर सकती है रिसीवर को। अब रिसीवर का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है आप मुझे एक बार ये बता दीजिए, कौन से ऑर्डर में होता है, आप कमेंट करके नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, फिफ्थ जो है वो एनी अदर मैनर में, यहाँ पर लॉफुल मैनर में, लॉफुल मेथड से अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिलीफ यहाँ पर कार्रवाई जो है कोर्ट के द्वारा करी जा सकती है। उसके बाद जो प्रोविजो बोलता है वो बोलता है कि जहां पर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी की है वहां पर एग्जीक्यूशन जो है वो डिटेंशन से नहीं करवाया जा सकता है। बेसिकली जो जजमेंट डेटर का हम बोल रहे थे ना कि सिविल कारागार में उसको डाल देंगे, तो वो कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता है जब तक जजमेंट डेटर जो है वो ये उसको शोइंग कोज का यहाँ पर मौका ना मिल पाए, जो कि अब हमारा नेचुरल प्रिंसिपल भी है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम हमने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल प्रिंसिपल है, शोइंग कोज देना ही पड़ेगा आपको जजमेंट डेटर को। वो गुनेगार है, अक्यूज्ड है, कुछ भी है, लेकिन he must have an opportunity of showing cause, ठीक है। कोर्ट उससे पूछेगा कि क्यों ना बेटा तेरे को जजमेंट डेटर तेरे को डाल दिया जाए प्रिजन में, और ये चीज जो है कोर्ट राइटिंग में लिखता है, ठीक है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि जो जजमेंट डेटर है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट करना है, या फिर एग्जीक्यूशन को जो है निष्पादन की कार्रवाई जो चल रही है उसको डिले करने का उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एम है जजमेंट डेटर का, तो यहाँ पर कोर्ट को लगता है पहली बात कि एब्सकॉन्ड कर देगा ये, ठीक है। पहली बात कोर्ट को क्या लगता है कि ये या तो एब्सकॉन्ड कर देगा यानी कि भाग जाएगा, जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का वहां से भाग जाएगा। दूसरा कोर्ट को यह तो लगता है कि डिसऑनेस्ट ट्रांसफर कर देगा या कंसील कर देगा, प्रॉपर्टी को छिपा देगा या फिर प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली गलत तरीके से ट्रांसफर कर देगा कहीं पर, ठीक है, ताकि
वो कर क्यों रहा है ये चीज? वो इसीलिए कर रहा है जजमेंट डेटर क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी यहाँ पर जब्त होने वाली है, ठीक है, कार्रवाई शुरू हो गई है, तो वो उससे बेटर वो डिसऑनेस्ट ट्रांसफर करके पैसे वैसे खा के भग जाए, ये उसका काम है। तीसरा, यहाँ पर जजमेंट डेटर जो है वो यहाँ पर पे करने से रिफ्यूज कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है कि मैं भाई साहब पे नहीं करने वाला हूँ। कोर्ट को मना कर देता है कि नहीं, मैं तो पे नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, मैं कोर्ट को पे नहीं कर सकता, ऐसा बोल देता है। फोर्थ पॉइंट ये है, डी क्लॉज ये बोलता है कि फिड्यूशरी कैपेसिटी में वो यहाँ पर एसेट्स को होल्ड करता है, ठीक है। फिड्यूशरी कैपेसिटी से यहाँ क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक क्लाइंट है, ठीक है, एक क्लाइंट है जो कि 10 लाख रुपए देता है उसके एजेंट को एक लैंड को परचेज करने के लिए। अब यहाँ जो एजेंट होता है वो मिसयूज करता है उस पैसे का, कहीं और खर्च देता है, या फिर रिफ्यूज करता है कि मतलब मेरे को तो आपने दिए ही नहीं, इस तरीके से बात करता है। तो कोर्ट यहाँ पर पास कर सकता है डिक्री, डायरेक्ट कर सकता है एजेंट को, उस एजेंट को कि वो रीपेमेंट करे, ठीक है, या फिर उसकी अकाउंटिंग करे, यानी कि उसने लिया था इस चीज का, वो बोले कि हाँ मैंने लिया था पैसा। और यही सेम चीज यहाँ पर जजमेंट डेटर के केस में लागू होती है। ओके, अभी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि है जॉर्ज वार्गसी वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि मियर जो इनेबिलिटी है, यानी कि पे वो डेट पे जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो ये सिर्फ इनफ नहीं होगी डिटेंशन के लिए, मतलब वो डेट पे नहीं कर पा रहा है जजमेंट डेटर, तो इस वजह से उसको डिटेंशन में नहीं डाल देंगे अनलेस देयर इज ऑनेस्ट रिफ्यूजल डिस्पाइट हैविंग मीन्स, ठीक है। जब आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी आप मना कर रहे हो देने से, ठीक है, अब बेचारे के पास है ही नहीं, ठीक है, तो क्या ही दिक्कत है, मतलब है ही नहीं तो उसको डिटेन करके भी, मतलब उसको प्रॉब्लम देके भी आप क्या ही कर लोगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि इनेबिलिटी है डेट पे करने की, बेचारे के पास नहीं है, तो उसको डिटेंशन उसकी वजह से नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से किया जाएगा अगर वो डिसऑनेस्टली रिफ्यूज कर देता है, वो मना कर देता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, जबकि है उसके पास पैसा, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट सेक्शन नंबर 52 पर, जो कि बात करता है एनफोर्समेंट अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से पिछले लेक्चर में कवर किया था सेक्शन नंबर 50 में, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वापस से देखिए वो लेक्चर, स्पेशली सेक्शन नंबर 50 देख सकते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 52 क्या बात करता है कि जहां पर मनी डिक्री जो है पास हुई है डिसीज्ड जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, ठीक है, अब जजमेंट डेटर जो है वो तो मर चुका है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट किसके अगेंस्ट होगी? वो एग्जीक्यूट होगी एलआर के अगेंस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। और जो यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो ओनली उसकी लाइबिलिटी कितनी है? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की ही लाइबिलिटी है, जितनी उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसकी ही लाइबिलिटी है, उसके अलावा उसके ऊपर की लाइबिलिटी उसकी नहीं है। ये हमने सेक्शन 50 में अच्छे से कवर किया था। तो यहाँ पर अगर वो उस एलआर ने क्या किया है, एलआर ने थोड़ा चालाकी चली है, अपना दिमाग ज्यादा चलाया है, और उसने क्या किया है, प्रॉपर्टी को अगर डिस्पोज कर दिया है, ठीक है, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी जजमेंट डेटर की, और जजमेंट डेटर के अगेंस्ट तो जो डिक्री मनी डिक्री पारित हुई है वो यहाँ पर जो मतलब उस प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी बन गई है ना, उस प्रॉपर्टी के ऊपर लाइबिलिटी बन गई है, क्या वो तो डिक्री होल्डर के पास जाने वाली है, ठीक है, या फिर उसका पैसा जो है वो डिक्री होल्डर के पास जाने वाला है। तो यहाँ पर ये सब सोचते हुए, दिमाग लगाते हुए एलआर ने क्या किया, या तो डिस्पोज ऑफ कर दी उसको, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, या वेस्ट कर दिया उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, बर्बाद कर दिया, जला दिया, कर दिया कुछ भी, या फिर एक्ट किया डिसऑनेस्टली एक्ट किया। डिसऑनेस्टली एक्ट का मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो कि उसने अपनी मतलब उस जो एलआर है उसने बताया कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, और ऐसा बोल के उसने किसी और के नाम कर दी वो प्रॉपर्टी, तो ये डिसऑनेस्टली एक्ट करना होगा, ठीक है। देन जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट कराई जाएगी अगेंस्ट हिम पर्सनली, तब वो पर्सनली लायबल होगा। हमने सेक्शन 50 में पढ़ा था कि वो पर्सनली लायबल नहीं होता है, लेकिन अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 53, जो कि बताता है कि लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है।
ठीक है, ये सेक्शन जो है वो टाइटल सेक्शन है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है कहाँ दिया गया है, दैट्स इट। इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट कर लेता है सन। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है कि फादर की प्रॉपर्टी जो है उसके सन को आ जाती है, ग्रैंडफादर की फादर को, फिर उसके सन को, ऐसे इस तरीके से चलता रहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में। तो सिंपली ये सेक्शन ये बताता है कि वो जो प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट करी है, ठीक है, वो लाइबल है। वो प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली डिसीज्ड जजमेंट डेटर की थी और वो एग्जीक्यूशन के लिए उसका निष्पादन होना है। वो जो प्रॉपर्टी है वो निष्पादन के लिए लाइबिलिटी है उस प्रॉपर्टी पर। और यहाँ पर जो जिसने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली है, यानी कि एंसेस्टर ने, सन ने, जिसने भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, उसकी उतनी ही लाइबिलिटी बनती है जितनी उसको प्रॉपर्टी मिली है। ठीक है, आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर। जितनी प्रॉपर्टी मिली है उतनी लाइबिलिटी है, दैट्स इट। उसके अलावा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है एज पर हिंदू लॉ यहाँ पर दिया गया है सेक्शन नंबर 53 में। चलो कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए जो है वो मर गया। ठीक है, ए कौन था? जजमेंट डेटर मर गया। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो थी उसकी वो 10 लाख की थी। एंड हियर मनी डिक्री अगेंस्ट ए वॉज ऑफ 15 लाख रुपीज एंड उसके जो सन ने इनहेरिट किया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, वो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी। ठीक है, तो वो लाइबल जो होगा, वो बी जो लाइबल होगा वो उतने ही एक्सटेंड 10 लाख रुपए के लिए लाइबल होगा, वो और बाकी के 5 लाख रुपए के लिए लाइबल नहीं होगा। ओके, मूविंग अहेड, सेक्शन नंबर 54 बात करता है, जो कि आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करता है पार्टीशन ऑफ ई स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर। जहां पर डिक्री जो है वो रिलेट करती है, पहली बात तो यह तो पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड ई स्टेट असिस्ट टू रेवेन्यू, यानी कि अनडिवाइडेड ई स्टेट है। ठीक है, HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अनडिवाइडेड उनकी ई स्टेट है, या फिर सेपरेट पोजेशन है शेयर का। ठीक है, तो ऐसी चीज से अगर डिक्री रिलेट करती है तो जो पार्टीशन होगा वो कौन करेगा? वो कलेक्टर या फिर गेजेटेड सबऑर्डिनेट, जो भी यहाँ पर कलेक्टर ने इस बिहाफ पर यहाँ पर उसे डेप्यूट किया है, वो ये पर्सन काम करने वाला। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 55 पर, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी में हमेशा पूछा जाता है। नॉट ओनली अ टाइटल सेक्शन बट ऑल्सो इट्स प्रोविजो आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पर्पज से भी। स्टार्ट करते हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो जजमेंट डेटर है उसे अरेस्ट किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में। किसी भी आवर, किसी भी दिन जो है उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उसका अरेस्ट हो सकता है और उसे सिविल कारागार में डाला जा सकता है। ये जो सिविल कारागार होगी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करेगी? तो जो कोर्ट जो है ऑर्डर कर रहा है किसका? डिटेंशन का, वो जहां पर वो सिचुएट है उसकी ही जो प्लेस है वही यहाँ पे उसका ही सिविल कारागार लगेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में ही लगेगा। दूसरी बात सिंपली ये कहता है कि जहाँ पर सिविल कारागार में अकोमोडेशन वगैरह नहीं है तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्राइब करे, प्रिस्क्राइब करे। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या है? तो प्रोविजन 1 ये कहता है कि कोई भी एंट्री नहीं करेगा आफ्टर सनसेट। किसके लिए? डिटेंशन की, मतलब सिविल कारागार में डालने के, अरेस्ट के लिए जो है बेसिकली एंट्री नहीं करी जाएगी किसी भी ड्वेलिंग हाउस में, किसी भी घर में घुस के रात के समय। ठीक है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज यहाँ पर एंट्री नहीं करी जाएगी किसी को अरेस्ट करने के लिए। दूसरा ये बोलता है कि ब्रेकिंग ऑफ डोर जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि आपको पता नहीं है कि वो जजमेंट डेटर वो अंदर ही है तब तक ब्रेक जो है, डोर ब्रेक नहीं किया जाएगा, डोर तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डोर तोड़ा जा सकता है उस केस में जब पता है कि जजमेंट डेटर अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो थर्ड चीज है वो ध्यान में रखने वाली बात प्रोविजन की क्या है कि जो वुमन है ना, वो वहां पर है, वो वुमन जो है वो पर्दे में रहती है, घूंघट में रहती है। ठीक है, वो आती जाती नहीं है, रीति रिवाजों में, कस्टम में उसका ऐसा ही है कि वो बाहर नहीं निकलती है, बेसिकली अपीयर नहीं होती है पब्लिक में। तो ऐसे सिनेरियो में उस वुमन को टाइम दिया जाएगा
वो जो ऑफिसर अरेस्ट करने आया है वो टाइम देगा कि आप थोड़ा इधर उधर हो जाइए और मैं इस पर्सन को, जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लूँ और मेरा काम हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, ये अब जो फोर्थ प्रोविजन है वो क्या कहता है कि जो डिक्रीबल अमाउंट है, यानी कि जो डिक्री में अमाउंट दिया गया है, यानी कि जो ऑर्डर किया गया है अमाउंट, वो अगर अरेस्ट पर पे कर देता है जजमेंट डेटर, ठीक है, यहाँ पर ऑफिसर अरेस्ट करने आए और उसने बोला कि लो 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 पैसे ले जाओ, मुझे अरेस्ट मत करो, पैसे ले जाओ, अरेस्ट मत करो, तो हाथों हाथ वो छोड़ देंगे, ठीक है, ऑफिसर जो है वो हाथों हाथ वो पर्सन को, जजमेंट डेटर को छोड़ देगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 एक इंटरेस्टिंग बात कहता है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी, बट इंटरेस्टिंग ये बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करेगी उन पर्सन्स की, उन क्लास ऑफ पर्सन्स की लिस्ट जिसे अरेस्ट जो है नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका अरेस्ट करना ही खतरे से खाली नहीं है, ठीक है, डेंजर है या इनकन्वीनियंस हो सकती है पब्लिक को उनको अरेस्ट करने की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर वो जो है वो व्यक्ति जो है वो लाइबल नहीं होगा अरेस्ट होने के लिए, ठीक है, अरेस्ट होने के लिए वो जजमेंट डेटर जो है वो जो व्यक्ति है वो लाइबल नहीं होगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है, एक निष्पादन हो रहा है डिक्री का, उसमें अरेस्ट के लिए वो लाइबल नहीं होगा। अदरवाइज जैसा स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ में प्रिस्क्राइब करती है वो अलग बात है। उसके बाद सबसेक्शन 3 तो और भी इंटरेस्टिंग बात कहता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, मार्क कर लो इसको इंपॉर्टेंट, जो कि इंसॉल्वेंसी की बात करता है। यहाँ पे जजमेंट डेटर को बोला जाता है कोर्ट के द्वारा कि तुम भाई ऐसा करो, अपने आप को दिवालिया घोषित कर लो, यानी कि अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर लो, ठीक है, और तुम जो है वो डिस्चार्ज हो जाओगे, ये सारी लाइबिलिटी जो तुम पर है वो सारी डिस्चार्ज हो जाएगी। बट ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बैड फेथ में नहीं होना चाहिए ये चीज, ठीक है, लिटरली में उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो दिवालिया घोषित होना चाहते हैं, यूं नहीं कि उसके पास पैसा बहुत सारा है, ठीक है, वो तो बैड फेथ में हो जाएगा ना, अदरवाइज वो बैड फेथ में हो जाएगा, ठीक है। गुड फेथ में यहाँ पर बेसिकली वो डिस्चार्ज होने के लिए, मतलब कोर्ट भी उसे सजेस्ट करता है कि आप डिस्चार्ज हो जाओगे और इंसॉल्वेंट अपने आप को घोषित कर दो, बट ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज बाउंड बाय द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी। इसके बाद सबसेक्शन 4 ये कहता है, इंपॉर्टेंट क्या है मैं अभी बताती हूँ। सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि जजमेंट डेटर जो है वो अपना इंटेंशन बताता है कोर्ट को कि मैं इंसॉल्वेंट होना चाहता हूँ, और वो सिक्योरिटी जो है फर्निश करने के लिए, सिक्योरिटी कोर्ट को देने के लिए राजी हो जाता है, ठीक है। तो कोर्ट बोलता है कि 1 महीने के अंदर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 मंथ के अंदर जो उसने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंट होने के लिए, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर उसको यहाँ पे कोर्ट को सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। कोर्ट जो है उसको रिलीज कर सकता है अरेस्ट से, ठीक है, उसको रिहा कर सकता है अगर तो उसने यहाँ पर अप्लाई किया एंड अपीयर नहीं हुआ, ठीक है, अप्लाई किया लेकिन वो कोर्ट के सामने, देखो सिक्योरिटी क्यों जब फर्निश होती है तो सिक्योरिटी के टाइम पे कोर्ट बोलता है कि जब तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो पर्सन जो है आता नहीं है कोर्ट में, ठीक है, फेल हो जाता है आने में, तो कोर्ट जो है वो आइदर ये डायरेक्ट कर सकता है कि जो सिक्योरिटी है वो अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, या फिर उसे सिविल प्रिजन में जो कारागार में है वो डाला जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 56, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे 3 स्टार आराम से लगा सकते हैं क्योंकि बहुत बार जुडिशरी में पूछा जाता है, सीपीसी जहां है वहां पर ये पूछा जाता है। क्या बोलता है 56 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी, यानी कि मनी की डिक्री है तो वहां पर डिटेंशन नहीं या फिर अरेस्ट नहीं किया जाएगा वुमन का, ठीक है, मनी की डिक्री के मामले में जो महिला है उसका अरेस्ट नहीं किया जाता है, उसको सिविल कारागार में नहीं डाला जाता है, किसमें, पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 57 क्या बात करता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस की। अब सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है आपको पढ़ना है ऑर्डर 21 रूल नंबर 39 के साथ। सब्सिस्टेंस अलाउंस हिंदी में बोला जाए तो भत्ते होता है, भत्ते बोलते हैं इसको। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे अब जजमेंट डेटर को डिक्री होल्डर चाहता है कि जजमेंट डेटर को जेल हो जाए, ठीक है, वो पैसे नहीं दे रहा है ये वो, तो उसको खुन्नस निकालनी है, जो भी करना है उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर भी ले लेता है कि हाँ इसको जेल हो जाए, मतलब और अरेस्ट भी हो जाता है जजमेंट डेटर का।
तो अब जो जजमेंट डेटर जो है वो सिविल कारागार के अंदर अंदर बैठा हुआ है, तो उसके जो खर्चा पानी है, अकोमोडेशन वगैरह है, जो पैसा है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है आपके डिक्री होल्डर के द्वारा। कभी कभी तो ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि सबसिस्टेंस अलाउंस होता क्या है। तो बेसिकली यही होता है सबसिस्टेंस अलाउंस, जहाँ पर जजमेंट डेटर जो है वो उसके मतलब अंदर रहते हुए पैसे कौन भरता है? उसके डिग्री होल्डर उसके पैसे भरता है, और मंथली अलाउंस जो है पे करना पड़ता है। अगर नहीं किया, यहाँ पर डिग्री होल्डर ने मंथली अलाउंस नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, एक भी महीने में नहीं दिया, तो यहाँ पर कोर्ट चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, उसका डिटेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा ऐसे केस में। उसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इजी भी है, सेक्शन नंबर 58, जो कि जुडिशरी के द्वारा हमेशा पूछा जाता है। नॉट ओनली आरजेएस, जीजेएस, सारी जुडिशरी, कोई सी भी ले लो यार, जहाँ पे सीपीसी है ना, वहां पे सेक्शन नंबर 58 से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये बात करता है डिटेंशन एंड रिलीज की, जहां पर जो कोर्ट ने डिक्रीटल अमाउंट जो है कितना पारित किया है, कोर्ट ने जो अमाउंट है वो 5,000 से ज्यादा का पारित किया है, तो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड कितना होता है? 3 महीने का होता है। ठीक है, 5,000 से ज्यादा है तो 3 महीने का मैक्सिमम डिटेंशन होगा। लेकिन अगर 2 से 5,000 के बीच में वो अमाउंट है, ठीक है, डिक्रीटल अमाउंट 2 से 5,000 के बीच में है, तो 6 वीक्स का मैक्सिमम डिटेंशन होगा। ठीक है, 6 वीक्स का मैक्सिमम डिटेंशन होगा। ये मैक्सिमम डिटेंशन बता रही हूं मैं। 2,000 से कम है अगर, ठीक है, 2,000 से कम है डिक्रीटल अमाउंट, तो कोई डिटेंशन नहीं होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि 2,000 से कम अमाउंट है ना, तो उसमें कोई डिटेंशन नहीं होगा जजमेंट डेटर का। ठीक है, हो ही नहीं सकता ऐसे केस में जहां पर 2,000 से कम अमाउंट है। सीधी सी बात है, सिंपल सा, यही दिया गया है आपका सबसेक्शन 1 में। ठीक है, सबसेक्शन 1 मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और ये जो बात 2,000 वाली है ना, 2,000 से नीचे है तो कोई जेल नहीं होगी, ये वाली बात 1976 में ऐड करी गई थी सीपीसी में, और इसीलिए ये 1A में है। ठीक है, ये याद रखना कि सेक्शन नंबर 58 1A में है। इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। आपको ये याद रखना है कि 2,000 से कम है तो कोई जेल नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ओके, अभी सबसेक्शन 1 का जो है प्रोविजो, उसको देख लो एक बार। वो बोलता है कि यहाँ पर जो है डिटेंशन से उसको रिलीज कर दिया जाएगा, जजमेंट डेटर को। उसका जो एक्सपायरी नहीं हुआ है, यहाँ पे पीरियड ऑफ डिटेंशन खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। कौन से सिनेरियो में उसे पहले ही रिलीज कर दिया जाता है? पहला, कि जहां पर उसने पैसा जो है वो भर दिया है, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज को सिविल प्रिजन के, उसको पैसा पे कर दिया है, जो भी उसका अमाउंट था वारंट का, डिटेंशन के वारंट का। दूसरा, या फिर उसने क्या कर दिया है, अपना डिग्री का जो पैसा है वो पूरा सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, पहला वाला अलग है दूसरे से। पहला वाला बोलता है कि उसने ऑफिसर इंचार्ज को वारंट का पैसा दे दिया है, दूसरा बोलता है कि उसने डिग्री का पैसा पूरा सेटिस्फाई कर दिया है, और तीसरा बोलता है, यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि डिग्री होल्डर की रिक्वेस्ट पर ही, उसकी ही एप्लीकेशन पर उसको डिटेन किया गया था जजमेंट डेटर को, तो उसी ने अब मना कर दिया। जो जिस प्रभु ने उसे अंदर डाला था, उसी ने बोल दिया कि ठीक है, अब बाहर ले आओ यार, मेरे से पे नहीं किया जाता। और चौथा यही है कि वो क्या करता है, डिग्री होल्डर जो है उसको भत्ते देने होते हैं ना, उसको मंथली अलाउंस देना होता है, लेकिन वो मंथली अलाउंस नहीं देता है, उस महीने का नहीं देता है, ओमिट कर देता है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे 4 सिनेरियो में वो जजमेंट डेटर जो है वो बाहर आ जाएगा। ये तो पढ़ लिया हमने। सेक्शन नंबर 58 का सबसेक्शन 2 देखो, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2 बातों की बात करता है, मतलब 2 बात करता है बेसिकली। तो जजमेंट डेटर को रिलीज कर दिया, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जजमेंट डेटर को इन केस में रिलीज कर दिया जाएगा 4 केसेस में। तो जब रिलीज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेट से जो है, उसको जो डेट देना था उससे भी डिस्चार्ज हो गया है, उससे भी रिलीज कर दिया गया है। नहीं, ऐसे केसेस में जैसे उसने डिग्री का फुल्ली सेटिस्फाई कर दिया था, मैंने बताया था, तो ऐसे केस में तो ठीक है, डिग्री सेटिस्फाई कर दी तो डेट से यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जहां पर ओमिशन कर दिया है, गलती डिग्री होल्डर की है, या डिग्री होल्डर ने बाहर निकाल लिया है, वो पैसे नहीं दे पा रहा है, या फिर ऐसा कि उसने जो वारंट का है, डिटेंशन के वारंट का अमाउंट पे किया है, ये तीनों ही बातों में यहाँ पर वो डिस्चार्ज नहीं होता है डेट से। ठीक है, वो डेट से डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन
लेकिन वो वापस से रीअरेस्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि डेट से डिस्चार्ज नहीं होता है, और दूसरी बात कि उसे रीअरेस्ट भी जो है वापस नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 59 पर टाइटल सेक्शन है, और आपको टाइटल सेक्शन बेसिकली यही है कि ग्राउंड्स ऑफ इलनेस, मतलब पता होना चाहिए कि इलनेस के ग्राउंड पर रिलीज किया जा सकता है जजमेंट डेटर को। तो वही सेक्शन नंबर 59 बोलता है रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। तो अगर इलनेस होगी जजमेंट डेटर को, तो यहाँ पर कोर्ट जो है कैंसिल कर देगा उसका जो वारंट है, वो अरेस्ट का वारंट जो है वो कैंसिल कर देता है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है, और सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर उसे डिटेन कर लिया गया है ऐसे सिनेरियो में, तो उसको हेल्थ के ग्राउंड पर बाहर निकाला जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, और तीसरा ये बोलता है कि जो जजमेंट डेटर है, ठीक है, सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जो जजमेंट डेटर है अगर वो सफर कर रहा है इन्फेक्शियस डिजीज से या फिर कॉन्टेजियस डिजीज से, मतलब एक दूसरे से दूसरे व्यक्तियों पे फैल सकती है, या फिर तीसरा इलनेस, सीरियस इलनेस उसको है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर कोर्ट जो है वो रिलीज कर सकते हैं उसे, सिविल कारागार से उसे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन लास्ट में सबसेक्शन 4 ये कंक्लूड कर देता है कि ऐसा नहीं है कि अगर उसे निकाल दिया गया है तो उसे वापस से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर वापस से अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंस याद रखना, सेक्शन नंबर 58 में नहीं किया जा सकता था उसे रीअरेस्ट, लेकिन यहाँ पर उसे रीअरेस्ट किया जा सकता है सेक्शन 59 में। हाउएवर उसका जो टोटल डिटेंशन पीरियड है वो एक्सीड नहीं कर सकता है, जैसा लिमिट से, मतलब जैसा था ऑलरेडी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अंडर सेक्शन 58 इट इज प्रोवाइडेड। के बाद चलते हैं अपन अटैचमेंट पर। अटैचमेंट का सेक्शन नंबर 60 बात करता है प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो क्या क्या वो प्रॉपर्टी होंगी जो कि लाइबल होंगी अटैच या सेल करने के लिए डिक्री के निष्पादन के अंदर। ठीक है, जब कोर्ट डिक्री का निष्पादन कर रहा है, हम कर ही रहे हैं ना, डिक्री का निष्पादन ही तो पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी जो है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या अटैच करी जा सकती हैं, सेल करी जा सकती हैं, और क्या नहीं करी जा सकती हैं, इसका भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सेक्शन अगर मैं बोलूँ तो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसका ओवरव्यू आप ले लीजिए, और एक बार आप समझ गए तो आपको पता ही चलेगा, कि पता ही चल जाएगा हमेशा के लिए कि क्या प्रॉपर्टी लाइबल होती है। ठीक है, तो लैंड हो गया, हाउस हो गया, मनी हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, बैंक नोट्स हो गया, चेक्स हो गए, बिल्स हो गए, हिंडीज हो गई, मतलब एनआई का पूरा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, या फिर कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा वगैरह हो गई। तो ये सारी जो है वो लाइबल है, प्रॉपर्टीज लाइबल है, जिन्हें अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि क्या जो एनआई है, एनआई के अंदर क्या आता है, प्रोमिसरी नोट्स आते हैं, हिंडीज आती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है आपका, चेक्स आते हैं, बैंक नोट आते हैं, तो क्या ये जो सारी चीजें हैं उन्हें अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा यस, ये सारी जो एनआई की चीजें हैं उन्हें अटैच सेल किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज जो है कौन सी एग्जम्प्ट करी जाएगी, अटैच नहीं किया जाएगा, जिन्हें सेल नहीं किया जा सकता है, वो है नेसेसरी कोई क्लोथ्स हो गए, ठीक है, कुकिंग वेसल्स हो गए, बर्तन हो गए, कोई आर्टिशन टूल्स हो गए, या फिर बुक ऑफ अकाउंट हो गई, ठीक है, राइट टू सू फॉर डैमेजेस हो गया, या फिर मेंटेनेंस अलाउंस मेंटेनेंस हो गया, ग्रेचुटी हो गया, स्टाइफंड हो गया, वेजेस ऑफ लेबरर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं, पॉलिसी हो गई, पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह हो गई, ठीक है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस वगैरह हो गया, ऑलरेडी बता दिया मैंने। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाइबल नहीं होंगी फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट एंड सेल। उसके बाद सेक्शन 61 स्पेशली एग्रीकल्चरलिस्ट्स के लिए है। तो बात करता है पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होगा वो एग्जम्प्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होगा, जो भी प्रोड्यूस किया है किसी भी एग्रीकल्चरलिस्ट ने, ठीक है, या फिर क्लास ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लाइबल नहीं होगा अटैच या सेल करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर। बार नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 63 जो कि बात करता है प्रॉपर्टी अटैच्ड बाय सेवरल कोर्ट्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और पूछा जा सकता है कि वेयर सेम प्रॉपर्टी अटैच्ड बाय मल्टीपल कोर्ट्स देन व्हाट कोर्ट
will decide the claims, what type of court will decide the claim, ठीक है। तो हाईएस्ट ग्रेड कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा क्लेम्स को, जहां पर सेम प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करी गई है मल्टीपल कोर्ट्स, एक से ज्यादा भिन्न कोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। अगर कोर्ट्स जो हैं वो इक्वल लेवल पे आते हैं, सारे कोर्ट्स जो हैं उनका लेवल इक्वल है। ऊपर में अभी जो पढ़ा अपन ने क्या है वो चीज, कि जहां पर सेम प्रॉपर्टी है लेकिन मल्टीपल कोर्ट्स हैं, डिफरेंट उनका लेवल है, ठीक है। एक छोटा कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उससे सुपीरियर कोर्ट है, इस तरीके का। जहां पर कोई डिफरेंस नहीं है ग्रेड्स में, कोर्ट्स की ग्रेड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम लेवल पे आते हैं, तो कौन करेगा फिर, तब यहाँ पर डिसाइड करेगा ऐसा कोर्ट जिसने डिक्री को, प्रॉपर्टी की डिक्री को फर्स्ट अटैच किया था, ऐसा कोर्ट जो है वो यहाँ पर क्लेम को है डिसाइड करने वाला है। उसके बाद सेक्शन नंबर 64 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि बात करता है, इसको आप रिलेट करेंगे, और रेड विद करेंगे इसको, सेक्शन नंबर 52 ऑफ द टीपीए एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेस पेंडेंट्स जहां दिया गया है 52 के अंदर, उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 64 बात करता है प्राइवेट ट्रांसफर आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड, ठीक है। जहां पर प्रॉपर्टी जो है अटैच कर दी गई है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद उसका प्राइवेट ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जा सकता है, वो उसको यहाँ पर वॉइड माना गया है, प्राइवेट ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। दिस लॉ प्रोटेक्ट्स द डिक्री होल्डर्स एंड फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, चल रहा है मामला, फिर भी वो बीच में ही क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, एलिनेट कर देता है प्रॉपर्टी को। लेकिन इसका जो सबसेक्शन 2 है वो एक्सेप्शन की बात करता है, जो कि ध्यान में रखने वाली है, कि अगर जो ट्रांसफर है, ठीक है, वो जो ट्रांसफर है वो पहले ही हो चुका है, अटैचमेंट से पहले, प्रॉपर्टी अटैच करी कोर्ट ने, उससे पहले ही वो चीज रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो चुका था, तो सेक्शन 64 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा ऐसे सिनेरियो में। उसके बाद सेक्शन नंबर 65, मार्क कर लो, 5 स्टार लगा लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन टाइटल, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 65 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बात करता है परचेजर्स टाइटल की। अब परचेजर्स टाइटल जो है वो दिया गया है आपके ऑर्डर 21 के रूल नंबर 94 के अंदर दिया गया है, ठीक है, 94 के अंदर आपका दिया गया है, और 92 के अंदर एब्सोल्यूट सेल जब एब्सोल्यूट हो जाती है तो वो बात करी गई है। अब 65 बोलता क्या है, परचेजर टाइटल मतलब क्या, किसका टाइटल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सोल्ड करी गई है एग्जीक्यूशन के अंदर, एग्जीक्यूशन हुआ, निष्पादन हुआ, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया गया। सोल्ड कैसे किया, ऑक्शन वगैरह के द्वारा उसे सेल कर दिया गया एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो परचेजर टाइटल है, वो जो टाइटल मिलेगा उसको, यानी कि सर्टिफिकेट जो मिलेगा परचेजर को, वो कब का मिलेगा, वो मिलेगा बैक टू द डेट ऑफ द सेल, जिस दिन सेल करी गई थी, ठीक है, जिस दिन सेल कंफर्म हुई थी उसका नहीं, जिस दिन सेल करा गया था ऑक्शन में, जब उसे बेचा गया था ना, उस दिन का उस पे डेट आएगा, ना कि जिस दिन सेल कंफर्म हुई थी। सेल कंफर्म कहाँ हुई है, एब्सोल्यूट हो जाती है सेल, तो उसका डेट नहीं आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट होना मतलब 92 के अंदर, रूल नंबर 92 में ये दिया गया है, जब सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाती है, ठीक है, पक्की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसा वगैरह जो भी है वो दे दिया जाता है परचेजर के द्वारा, ठीक है, तो एब्सोल्यूट हो जाती है सेल, ठीक है, उससे पहले एब्सोल्यूट नहीं रहती है, ओके। लेकिन इसको आप एग्जाम्पल से समझो और भी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है उसे आपने कोर्ट ने जो है सेल कर दिया, ठीक है, ऑक्शन में सेल कर दिया, 1 जनवरी को सेल कर दिया, ठीक है, ऑक्शन में 1 जनवरी को सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है सेल कंफर्म हुई एज पर ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 92, सेल कंफर्म हुई 1 मार्च को, ठीक है। तो जो परचेजर का ओनरशिप जो है वो उस पे तारीख कितनी आएगी, उस पे तारीख कौन सी आएगी, उस पे आएगी 1 जनवरी की तारीख, ठीक है। और ये कहाँ दिया गया है आपका, ये ऑफ कोर्स सेक्शन नंबर 65 में दिया गया है, रेड विद करेंगे अपन ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 94 से, ओके, 94 के साथ पढ़ेंगे।
उसके बाद सेक्शन नंबर 66 आपका रिपीट है। 67 जो सिंपली बात करता है और जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैं एक बार बता देती हूँ कि गवर्नमेंट की शक्ति है, गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर है कि लैंड का जो है एग्जीक्यूशन कैसे होगा मनी डिक्री के मामले में। सिंपल बात करता है और आपको पढ़ना भी नहीं है 67 को। 68 से लेकर 72 तक आपका रिपील्ड है। उसके बाद आ जाओ 73 एंड 74 पर। 73 एंड 74 लास्ट सेक्शन रहने वाले हैं आज के, जो कि इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं, टाइटल सेक्शन हो सकता है ये, लेकिन आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको जब ऑर्डर नंबर 21 हम पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगी चीजें। ओके, सेक्शन नंबर 73 बात करता है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स की। रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स क्या होता है और कैसे होता है? तो इसका टाइटल बोलता है कि प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिक्री होल्डर्स। तो बेसिकली टाइटल से क्लियर होता है कि जो प्रोसीड्स होते हैं, प्रोसीड क्या होता है? मनी, जो पैसा जो एग्जीक्यूशन से आएगा, जो मतलब एग्जीक्यूशन होएगा उसमें सेल जो होएगी, उससे जो पैसा आएगा वो रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जो जजमेंट डेटर से आने वाला जो पैसा है हमें मिलेगा, मतलब डिक्री होल्डर को मिलेगा, वो रेटेबली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द डिक्री होल्डर्स। सेक्शन नंबर 73 का सबसेक्शन 1 ये बात करता है कि जहां पर सेवरल डिक्री होल्डर्स हैं, डिक्री होल्डर्स लेने वाले लोग बहुत हैं लेकिन देने वाला सिर्फ एक है, जो कि है जजमेंट डेटर। ठीक है, और जजमेंट डेटर क्या है? सेम है, सेम जजमेंट डेटर के अगेंस्ट सेवरल डिक्री होल्डर्स हैं। यहाँ पे असेट्स जो हैं उसके पास, जजमेंट डेटर के पास, वो इनसफिशिएंट है। ठीक है, वो पूरी तरीके से, मतलब जो भी जितना भी पैसा बनता है ना डिक्री होल्डर्स का, वो पूरा एसेट जो है वो जजमेंट डेटर के पास नहीं है। ठीक है, तो कम है कुछ, लेकिन उनका जो पैसा बनता है वो ज्यादा है डिक्री होल्डर्स का। तो उसको अब क्या किया जाएगा? कोर्ट डायरेक्ट करेगा रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन नंबर 73 का, एम क्या है, क्या चाहता है सेक्शन नंबर 73। पहली बात तो सबके बीच में, जो सब यहाँ पर डिक्री होल्डर्स है उनके बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्विटेबल हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और यहाँ पे कोई राइवल डिक्री होल्डर्स, मतलब राइवलरी नहीं हो जाए उनके बीच में। ठीक है, दूसरा अवॉइड करना है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स की मल्टीप्लिसिटी, यानी कि डिग्री होल्डर्स अब देखो इतने सारे हैं, तो सारे डिग्री होल्डर जो हैं वो अपना केस लेके आएंगे, सेपरेट सूट लेके आएंगे, तो उसके लिए मतलब कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है, सबका सेपरेट सूट अगेंस्ट द सेम जजमेंट डेटर यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं है। ठीक है, कंडीशंस जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि डिक्री होल्डर की संख्या एक से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, सेम जजमेंट डेटर होना चाहिए, कोई मनी की ही डिक्री होनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री होनी चाहिए। फोर्थ, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दी जानी चाहिए बिफोर रिसिट ऑफ एसेट्स। ठीक है, असेट्स की रिसिट आई है, यानी कि पता चल गया जजमेंट डेटर के पास कितना असेट है, उसके बाद नहीं, उसके पहले ही यहाँ पर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की फाइल कर दी जानी चाहिए। और लास्टली असेट जो है वो हेल्ड करेगा कोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको सेक्शन नंबर 73 समझना है अच्छे से, तो एग्जाम्पल से समझो और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या बोलता है कि ए जो है, ए के पास डिक्री है, ठीक है, अगेंस्ट एक्स। ठीक है, कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। बी के पास जो बी के फेवर में पास हुई है वो 25,000 की हुई है। जब कोर्ट जो है एक्स की प्रॉपर्टी को देख रहा था, ठीक है, तो उसका सब हिसाब किताब लगाने के बाद कोर्ट ने ये रियलाइज किया, ठीक है, कि उसके पास ओनली 45,000 रुपीज है। कितना है? ओनली 45,000, लेकिन बन तो कितना रहा है? टोटल 75,000 बन रहा है। ठीक है, डिग्री होल्डर्स को देने का कितना बन रहा है? 75,000, लेकिन उसके पास है ही नहीं। अब है नहीं तो उससे ज्यादा तो दे नहीं सकता वो, लेकिन जितना है उतना तो दे सकता है ना। अब उसको कैसे देगा? वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोपोर्शनेटली। कैसे? प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेशियो तो आपने सबने पढ़ा ही होगा मैथ्स में। ठीक है, 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड किया जाएगा, और जिसका भी ज्यादा अमाउंट था, जैसे कि ए का था यहाँ पे, तो ए को 30,000 मिल जाएंगे और बी को 15,000 मिल जाएंगे, और ऐसे अपने इनके 45,000 जो है पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मैथड। सबसेक्शन 1 एक और छोटी सी बात कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा शायद, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन क्या होता है। तो जो भी असेट को पता करने में जो भी पैसा वैसा लगा वो कौन देगा?
ठीक है, वो अपनी कोर्ट अपनी जेब से तो देगा नहीं खर्चा, तो वो फिर उसी पैसे में निकाल लिया जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा तो 45,000 थे ना एक्स के पास, तो 45,000 में से जो भी उसका खर्चा वर्चा आया, कोर्ट का जो खर्चा आया, कोर्ट वो अपना पैसा निकाल लेगा, फिर उसके बाद रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, असेट्स जो कि अवेलेबल रहते हैं रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो होता है ऑक्शन सेल प्रोसीड। ऑक्शन सेल में जो भी पैसा वगैरह आया। दूसरा मनी रियलाइजेशन, यानी कि मनी रियलाइज्ड इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में पता चला कि मनी इसके पास इतना है, उसको इतना देना है। तीसरा गार्निशी मनी, ठीक है, गार्निशी अच्छे से हम कवर करेंगे ऑर्डर 21 रूल नंबर 46A के अंदर। फोर्थ है डिपॉजिट बाय डिफॉल्टिंग परचेजर, ठीक है, डिफॉल्टिंग परचेजर के द्वारा जो डिपॉजिट करा गया है, ये सारे जो है रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी जा सकती, क्या है, अर्नेस्ट मनी है। ठीक है, अर्नेस्ट मनी क्या होता है कि शाही, आपने सुना होगा शाही का पैसा दे देते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट मनी मतलब शाही का कुछ किसी चीज को रोकने के लिए कि आप पैसा दे देते हो कि ठीक है इसको किसी और को रेंट पे मत देना, इस रूम को, इस अपार्टमेंट को किसी और को मत देना, मैं आपको इतना हाफ अमाउंट जो है डिपॉजिट कर देता हूँ, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट पेमेंट करते हैं, या फिर मनी डिपॉजिट जो कि करा जाता है सेल को सेट असाइड करने के लिए। हमने पढ़ा था ना सेल एब्सोल्यूट हो जाती है ऑर्डर नंबर 21 के रूल 92 में, तो उसको सेट असाइड करवाया जाता है 106 रूल नंबर में। ठीक है, तो ऐसे केसेस में असेट्स जो हैं अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब रेटिबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे जा सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट समझने का, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 73 कि जो ऑर्डर दिया जाता है सेक्शन नंबर 73 में रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करने का, ना तो ये डिक्री होता है और इसीलिए ये अपीलेबल भी नहीं होता है। डिक्री नहीं है, अपीलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है इसके अगेंस्ट जो है रिवीजन लाई कर सकती है, ओनली रिवीजन एज पर सेक्शन नंबर 115 हम पढ़ेंगे आगे कि रिवीजन लाई कर सकती है ओनली। ठीक है, रिवीजन का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ऑर्डर आप देखोगे ना तो कोई रिवीजन का ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको। के बाद आज के लास्ट सेक्शन पर चलते हैं हम, सेक्शन नंबर 74, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट तो इन द सेंस यही है कि आपको पता होना चाहिए इसको किसके साथ पढ़ना है, ऑर्डर 21 रूल 97 के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, 74 टाइटल सेक्शन है वैसे तो, जिसमें बताता है कि रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन में कोई बाधा डाल देता है। अब कौन बाधा डालता है, तो जहां पर डिक्री होल्डर या फिर ऑक्शन परचेजर ने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो परचेज वगैरह कर ली है, लेकिन जो पोजेशन है वो पोजेशन ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है। अब ऑब्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे धरना देके कोई बैठा हुआ है, जजमेंट डेटर के साथ ही उसके रिलेटिव कोई भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट का रोल आ जाता है, कोर्ट जो है वो इंटरवीन करेगा, लेकिन कोर्ट को अपने आप तो सपने नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए कौन बताएगा, यहाँ पर डिक्री होल्डर या ऑक्शन परचेजर जाके एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के पास। ठीक है, और कोर्ट को बोलता है कि ऐसा ऐसा है कि रेसिस्टेंस किया जा रहा है और एग्जीक्यूशन जो निष्पादन की कार्रवाई चल रही है उसमें मुझे पोजीशन नहीं दिया गया है। ठीक है, पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, तो अब यहाँ पे उस डिक्री होल्डर की या ऑक्शन परचेजर की एप्लीकेशन पर जब कोर्ट इंटरवीन करता है तो कुछ पावर्स कोर्ट के पास होती हैं, जैसा कि कोर्ट पहली बात तो रिमूव कर सकता है उस ऑब्स्ट्रक्शन को, जो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको रिमूव कर सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिमूव कर सकता है। दूसरी बात, डिटेंशन का ऑर्डर दे सकता है, सिविल कारागार में उस व्यक्ति को डाला जा सकता है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है 30 दिन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, 30 दिन के लिए डाला जा सकता है। तीसरा, अवॉर्ड किया जा सकता है कंपनसेशन, जो भी यहाँ पर लॉस हुआ है डिक्री होल्डर को उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है, ऑक्शन परचेजर को कंपनसेशन दिया जा सकता है। इसको मैं एक बार और अच्छे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ सेक्शन नंबर 74 को, कि ए जो है वो ऑब्टेन करता है डिक्री, यानी कि ए कौन है, डिक्री होल्डर या ऑक्शन परचेजर वगैरह है, ऑब्टेन करता है डिक्री अगेंस्ट बी। बी कौन है यहाँ पे, जजमेंट डेटर है। ठीक है, अब बी जो है या फिर उसके रिलेटिव वगैरह जो है, बी खुद या उसके रिलेटिव जो है ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं पोजेशन का। ठीक है, ए को पोजेशन नहीं देते हैं, वो अंदर जाता है उसको नहीं जाने देते हैं। ठीक है, अंदर जाना चाहता है नहीं जाने देते हैं, उसकी एंट्री को रिफ्यूज, मतलब किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है बी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट खुद कर रहा है या उसका रिलेटिव वगैरह कर रहा है, तो क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेशन लगाई जाएगी कोर्ट में। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन लगाई जाती है ऑर्डर नंबर 21 रूल 97 में लगाई जाती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अच्छे से समझ लो कि एप्लीकेशन किस में लगाई जाती है, ये याद रखने वाली बात है।
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ भी जो भी आपको लगता है नहीं समझ में आया है, कमेंट डाउन बिलो। आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी बातें आपको नहीं समझ में आई है, जो भी टॉपिक या सेक्शन आपको क्लियर नहीं है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो और एनी ऑफ माई वीडियो ऑफ CPC lecture series. Thank you for watching till the end.